हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू आर परफेक्टली फाइन एंड सेफ एट योर होम. First of all, congratulations to all of you because without examination, you all are now in final year. सुनने में और आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा. कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, कर भी रहे होंगे कि एग्ज़ाम होगा, बट डोंट वरी, डोंट बी अपसेट. पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है. ये जो नॉलेज आपने सेकेंड ईयर का गेन किया है, ये आपके फ्यूचर में आपकी बहुत हेल्प करेगा. सो नाउ यू ऑल आर इन फाइनल ईयर. देखिए, सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर तो विदाउट एग्ज़ाम दिए ही आप आ गए हैं, बट आप प्रेजेंट सिचुएशन को देख रहे हैं. फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा आपको. अब क्योंकि आपको फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देना है, तो आपको फाइनल ईयर की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी. अब इस सिनेरियो में अभी ऑफलाइन क्लास का स्टार्ट होना तो थोड़ा मुश्किल लगता है. तो आप भी चाह रहे थे और ऑब्वियसली हम भी चाह रहे थे इंटरेक्शन आपसे करना. तो इसी को ध्यान में रखते हुए पायनियर्स एकेडमी आपके लिए लेकर आया है ऑनलाइन इंटरैक्टिव लेक्चर्स. इन इंटरैक्टिव लेक्चर्स के थ्रू हम आपको वेरियस सब्जेक्ट्स की, मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे. देखिए, पहली चीज़ तो कि ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं, जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए हमने बनाए हैं. एक्चुअली हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं. कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको एक बार में समझ में आ जाता है. कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक ही बात को 2-4 बार सुन करके फिर वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं. तो हमने इन इंटरैक्टिव लेक्चर्स में बहुत अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखा है कि हर स्टूडेंट की अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो इन लेक्चर्स में फुलफिल होती रहे. बट फिर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो नो डाउट वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. हमने ये जो वीडियोस हैं ये ऐप पर आपको प्रोवाइड किए हैं. एक्चुअली ऐप पर डालने से एक चीज़ ये हो गई कि आप जितना नंबर ऑफ टाइम्स इस वीडियो को देखना चाहें देख सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास में समझ लेते हैं, हमें समझ में भी आ जाता है, हमारे पास नोट्स भी होते हैं, बट कई चीज़ें ऐसी होती है जो टीचर ने क्लास में बताई है, हमें समझ में भी आ गई है, बट उसका कहीं ना कहीं नोट्स में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है. बट इन वीडियो में आप इनको नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं. तो उससे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा. तो लीजिए, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ऑनलाइन लेक्चर्स. तो अब इन लेक्चर्स में मैं आपको बता देती हूँ. माई सेल्फ मिसेस श्वेता जैन. मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी. आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में देख ही चुके हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री जो है उसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. हमारा फर्स्ट पेपर होता है इनऑर्गेनिक का, जिसमें 5 यूनिट्स होती है. देन हमारा सेकंड पेपर होता है ऑर्गेनिक का, जिसमें भी हमारे पास 5 यूनिट्स होती है. और देन हमारा थर्ड पेपर होता है फिजिकल का, जिसमें भी हमारे पास 5 यूनिट्स होती है. तो इसी तरह से फाइनल ईयर में भी हमारे पास ओवरऑल टोटल 15 यूनिट्स है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन ऑनलाइन इंटरैक्टिव लेक्चर्स के थ्रू केमिस्ट्री की स्टडी. सो माई सेल्फ श्वेता जैन वेलकम्स यू इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री. तो चलिए हम फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फोटो केमिस्ट्री. देखिए, नाम से ही क्लियर है कि फोटो केमिस्ट्री इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. फर्स्ट इज फोटो, जिसका मीनिंग होता है फोटोन, एंड केमिस्ट्री, इसका मीनिंग होता है केमिकल रिएक्शन. तो अब अगर हम इन दोनों वर्ड्स को देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जो फोटोन की वजह से होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो फोटोन की वजह से होती है, फोटोन मीन्स लाइट, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो फोटोन की प्रेजेंस से ही होती है,
उनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन which takes place only due to presence of photon are known as photochemical reaction। और फोटोकेमिस्ट्री क्या होगा? फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे फोटोकेमिस्ट्री। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि फोटोकेमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री or physical chemistry in which we discuss or deals with the reaction which takes place in the presence of light radiations or photon। फोटोन की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और इन फोटोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिस्ट्री। अब जो हम जानते हैं कि फोटोन क्या होता है, देखिए जो लाइट है, लाइट रेडिएशंस है, ये स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी से बने होते हैं, और इन्हीं स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? वन क्वांटा और फोटोन। और आप सभी जानते हैं कि जो फोटोन की एनर्जी है, अगर हम एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करें तो हर एक फोटोन की जो एनर्जी है वो इक्वल होती है h इंटू न्यू के, जहां पर h है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई फिजिकल या केमिकल चेंज आ रहा है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और फोटोन, देन सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर टर्म्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब अगर हम देखें किसी भी लाइट के प्रेजेंस में ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो नहीं, केवल जो लाइट रेडिएशंस ऑफ यूवी और विजिबल रीजन्स हैं उनमें भी जिनकी वेवलेंथ कितनी है, ऐसे लाइट रेडिएशन विजिबल और यूवी रीजन के जिनकी जो वेवलेंथ है वो 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर या फिर 2000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जिनकी वेवलेंथ होगी, उसी टाइप के जो विजिबल और यूवी रेडिएशंस हैं वही मॉलिक्यूल में क्या कर पाएंगे, उन्हीं की वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन हो पाएगी। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि फोटोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the progress of reaction in the presence of UV or visible region in the range of, जिसमें जो वेवलेंथ की रेंज होगी वो कितनी होगी? 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर या फिर 2000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। इस टाइप की वेवलेंथ को जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे, कौन से? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। किस लाइट को? जो यूवी और विजिबल रीजन को बिलोंग कर रही है, उसमें भी उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर या 2000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो इस टाइप की वेवलेंथ की लाइट जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा और उस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से उसमें जो फिजिकल और केमिकल चेंज आएंगे, उसी को हम स्टडी करेंगे इस फोटोकेमिस्ट्री में। अब देखिए कि लाइट रेडिएशन जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा तो क्यों ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है? तो आप सभी जानते हैं, अगर हम यहाँ पर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लें AB, तो जब इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे हम क्या करेंगे? फोटोन मतलब लाइट रेडिएशंस फॉल करवाएंगे। ये जो लाइट रेडिएशंस है, फोटोन है, इसकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू E। अब इस E एनर्जी विच इज इक्वल टू h न्यू, इस एनर्जी का फोटोन इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जब कोलाइड करेगा तो ऑब्वियसली ये इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देगा और वो क्या बनाएगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो देखिए, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है, अगर वो अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल पे है, मतलब लोअर एनर्जी लेवल पे है, तो जब भी उस पर क्या होगा? लाइट रेडिएशन जब हम फॉल करवाएंगे तो वो जब लाइट रेडिएशन जब उस पर फॉल होगा वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। यही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी अब क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AB स्टार से।
इसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जिसकी एनर्जी क्या हो गई है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उससे ग्रेटर हो गई है, ये हायर एनर्जी लेवल पे जाके किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट का, और इसी से क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से फोटोन कोलाइड करेगा तो वो उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी बढ़ी हुई है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये फर्दर क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब अगर इसकी एनर्जी कम है कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा तो ये अगेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फर्दर हम स्टडी करेंगे जब हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन देखेंगे। बट अभी आप याद रखिए कि ऐसी रिएक्शन जो लाइट रेडिएशंस की प्रेजेंस में होती है और ऐसी लाइट रेडिएशंस जो यूवी और विजिबल रीजन को बिलोंग करती है, जिनकी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर या 2000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ऐसी लाइट रेडिएशन जब किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे फॉल होती है तो वो उस रिएक्टेंट की एनर्जी को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर फिर किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। इसी टाइप की रिएक्शंस जो केवल फोटोन की प्रेजेंस में, लाइट रेडिएशंस की प्रेजेंस में होती है, उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं और इन्हीं फोटोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी को हम फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए कि ये जो फोटोकेमिस्ट्री है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। पहली चीज तो कि एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। तो कोई भी रिएक्शन जब होती है तो हम चाहते हैं कि जब वो रिएक्शन हो तो कम से कम जो प्रोडक्ट बने वो हजार्डस नहीं हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो अगर हम ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस को देखते हैं तो जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो इको फ्रेंडली होती है, नेचर फ्रेंडली होती है। इनसे जो भी प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। तो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है कि लाइट रेडिएशंस की प्रेजेंस में हो रहा है, तो पहली चीज तो कि जो लाइट रेडिएशन है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सन से जो लाइट हमें मिल रही है उसके लिए हमको कुछ पे नहीं करना पड़ता है। तो क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, इकोनॉमिकली भी होगी। तो आज के सिनेरियो में रिसर्च इस पे बहुत ज्यादा चल रहा है। आप देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे हमारे पास फोटोवोल्टाइक सेल है, प्यूरिफिकेशन, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए वाटर प्यूरिफायर है। उसके बाद जो विटामिन D2 आता है उसके सिंथेसिस में भी हम किसका यूज करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन का। और आपने अपने घरों में जो सोलर कुकर देखे होंगे, उसके बाद आपने सोलर कैलकुलेटर्स देखे होंगे, और पानी गर्म करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आजकल जो नया कंसेप्ट आया है सोलर सेल पैनल है। तो ये सब किसके प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ये सब फोटोकेमिस्ट्री के, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं। तो गवर्नमेंट इस पे बहुत रिसर्च कर रही है और इस पर सब्सिडी भी दे रही है, जिससे जो नेचर है उसको हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस हमारे लिए, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टडी करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आप सबने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड द न्यू बॉन्ड्स फॉर्म आर नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनमें जो बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं
और नए बॉन्ड के फॉर्मेशन होने की वजह से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हम उसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक टाइप की रिएक्शन वो होगी जिनके लिए लाइट रेडिएशंस की नीड नहीं होगी, और दूसरे टाइप की रिएक्शंस वो रिएक्शन होगी जो केवल लाइट रेडिएशंस की प्रेजेंस में ही कंप्लीट होगी। अगर लाइट रेडिएशंस नहीं होंगे तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है थर्मल और डार्क रिएक्शन। देखिए नाम से ही क्लियर है, थर्मल मीन्स जो हीट की प्रेजेंस में होगी, और सेकंड हमने इसको बोला है डार्क रिएक्शन। डार्क मतलब नो सनलाइट। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनके होने के लिए लाइट रेडिएशंस का होना कंपल्सरी नहीं है, जो विदाउट लाइट भी क्या होगी, कंप्लीट हो जाएंगी, तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मल और डार्क रिएक्शन। तो थर्मल और डार्क रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच रेडिएशन एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज थर्मल और डार्क रिएक्शन। देखिए हमने देखा जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस थी उसमें तो फोटोन की वजह से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट हो रहे थे, बट ये जो थर्मल और डार्क रिएक्शन है उनमें ऐसा क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिएक्ट कर देते हैं। तो हमको पता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना है तो सबसे पहले हम क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, या जो भी रिएक्शन हो रही है उसकी रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहली चीज हम इसमें देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आएंगे। जब वो एक दूसरे के पास पास आएंगे तो उनमें नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने के कारण आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि जितने नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं उतनी ही रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाती है, उतनी रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाती है। तो थर्मल या डार्क रिएक्शन जो है आप क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाकर भी उनको क्या कर सकते हैं, प्रोसीड करवा सकते हैं। दूसरा फैक्टर अब अगर हम देखें तो टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट, अगर हम रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, देखिए आप सभी ने पहले पढ़ा है कि जो टेम्परेचर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा, वो एक दूसरे से ज्यादा कोलाइड करेंगे और वो उतनी ही जल्दी क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो थर्मल और डार्क रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो रिएक्टेंट है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड फैक्टर अगर हम देखें तो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, अब आप क्या करेंगे कि जिस वेसल में रिएक्शन हो रही है थर्मल और डार्क रिएक्शन, उसका प्रेशर क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। प्रेशर बढ़ाने के कारण आप क्या करोगे, पहले वो इतने वॉल्यूम में थी, अब प्रेशर आपने बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम कम करने से क्या होगा, पहले जो रिएक्टेंट इतने वॉल्यूम में आ रहे थे अब वो इतने वॉल्यूम में आ गए हैं, वो एक दूसरे के पास आएंगे, उनमें नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ कोलिजन ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस थर्मल या डार्क रिएक्शन के लिए। तो अगर हम देखें बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप थर्मल या डार्क रिएक्शन को रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा के कैरी कर सकते हो, थर्मल या डार्क रिएक्शन को करवा सकते हो। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के टेम्परेचर को बढ़ा करके थर्मल या डार्क रिएक्शन हो सकती है। प्रेशर को बढ़ाकर भी हम थर्मल या डार्क रिएक्शन को कैरी करवा सकते हैं, उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। और फोर्थ है बाय यूजिंग कैटालिस्ट। अब देखिए कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं
जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। तो आप किसी भी थर्मल या डार्क रिएक्शन को, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो किसी पर्टिकुलर कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ही कंप्लीट होती है, तो अगर आप उसमें वो कैटालिस्ट डाल देते हो तो वो रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें अगर हम कैटालिस्ट डालें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। उस टाइप के कैटालिस्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी थर्मल या डार्क रिएक्शन को कैरी करवा सकते हैं, उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। और पॉजिटिव कैटालिस्ट की हेल्प से हम उस थर्मल या डार्क रिएक्शन की रेट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स थर्मल या डार्क रिएक्शन के, ऐसी रिएक्शंस जो विदाउट लाइट के भी कंप्लीट हो जाती है। तो आप सभी ने देखा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम सिंपल एक एसिड HCl लें और एक बेस NaOH लें तो हम सभी जानते हैं कि उससे हमको NaCl और वाटर मिलेगा। अब इस रिएक्शन के लिए कोई लाइट रेडिएशंस की नीड नहीं है। As soon as you mix acid and base, you get salt and water. So neutralization of reaction is termed as thermal or dark reaction. Now second example हम देखते हैं synthesis of ammonia by Haber's process। जब हम नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं तो हमको अमोनिया मिलता है। ये जो रिएक्शन है ये आयरन और मॉलिब्डेनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है। जब तक ये कैटालिस्ट हम उसमें नहीं ऐड करेंगे तो हमको क्या नहीं मिलेगा, अमोनिया। और रिक्वायर्ड यील्ड के लिए इस आयरन और अमोनिया का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हैबर्स प्रोसेस है ये 450 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीट होती है। तो दो फैक्टर्स में काम करेंगे, पहली चीज प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंड सेकंड इज द इफेक्ट ऑफ हीट। जब ये आयरन और मॉलिब्डेनम 450 डिग्री सेल्सियस पे आप इन दोनों को यूज करोगे तभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। रिएक्शन से क्लियर है कि हैबर्स प्रोसेस में लाइट रेडिएशंस की नीड नहीं है, इसलिए हम विदाउट लाइट भी ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल और डार्क रिएक्शन। अब थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। तो जब भी किसी एस्टर का हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, सिंपल जो कोई एस्टर है उसकी रिएक्शन हम वाटर से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हमको एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल मिलता है। जब इस एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल हमको रिएक्शन मिक्सचर में मिलेगा तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो इसके लिए केवल किसकी नीड है, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, इट मींस प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए लाइट रेडिएशंस की नीड नहीं होती है, ये विदाउट लाइट रेडिएशंस भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी एग्जांपल किसका हो जाएगा, थर्मल और डार्क रिएक्शन का। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम हीट करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर तो वो डिसोसिएट होता है PCl5, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में। ये जो PCl5 का डिसोसिएशन है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, हीट की प्रेजेंस में। जब PCl5 को आप एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करोगे तभी PCl3 और Cl2 मिलेगा। इस रिएक्शन के लिए भी हमको लाइट रेडिएशन की नीड नहीं होती है। तो इस टाइप की रिएक्शन that is dissociation of PCl5 is also an example of thermal और dark reaction। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एक ऐसी रिएक्शन जिनके होने के लिए लाइट रेडिएशंस का होना कंपलसरी नहीं है, जो विदाउट लाइट रेडिएशंस भी कंप्लीट हो जाती हैं, उस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मल और डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन।
और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मल और डार्क रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देखिए आपकी कन्वीनियंस के लिए राइट हैंड साइड पे नोट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। देखिए अभी हम पढ़ तो लेंगे, हमें समझ में भी आ गया है, बट एग्जाम में इसको प्रेजेंट किस तरह से करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल और डार्क रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है, तो ये हमने आपको फॉर्मेट प्रोवाइड किया हुआ है। आप लेक्चर को देखिए और अपने नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो नोट्स जब यूनिट कंप्लीट होगी तो आपके पास उस पूरी यूनिट के नोट्स प्रिपेयर होंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो गाइस आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन थर्मल और डार्क रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो गुड बाय, थैंक यू।